या देशाचं भूषण असलेले नोबल शांततेचा पुरस्कार ज्यांना मिळाला असे कैलास सत्यार्थी आपल्याबरोबर आहेत. कैलास सत्यार्थी यांच्याशी मी बातचीत करणार आहे. कैलास जी, नोबेल प्राइज़ मिलने के पहले और नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद आपके जीवन में या आपके विचारों में या आपके रहन सहन में कोई भी बदलाव नहीं नज़र आ रहा है. आप वही एक आम इंसान की तरह कहीं जाते हो, लोगों से घुल मिलते हो. कहाँ से आता है ये सादगी? मैं जैसा था वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूँगा, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार अकेले मेरे लिए नहीं है. मैं जो भी हूँ भारत के 1 अरब से ज़्यादा लोगों की वजह से हूँ, और मैं जो भी हूँ दुनिया के उन करोड़ों करोड़ों बच्चों की वजह से हूँ जिन बच्चों से मुझे प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है. हालांकि वही बच्चे सबसे ज़्यादा निशक्त हैं, सबसे ज़्यादा दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाना ही मेरे लिए चुनौती है. तो नोबेल पुरस्कार एक अलंकरण है जो मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है, और इसीलिए शायद मैं पहला आदमी हूँ इतिहास में नोबेल प्राइज़ के शांति पुरस्कार के कि मैंने कहा कि मेरे देश के लिए, और मैंने उसको भारत की जनता के नाम समर्पित कर दिया. और ले जाके मेडल जो है मैंने राष्ट्रपति महोदय के हवाले कर दिया कि ये देश की जनता के लिए मैं आपकी तरफ से देना चाहता हूँ. और आज वो मेडल मेरे पास नहीं है, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, कोई उसको छू नहीं सकता, क्योंकि वो अब राष्ट्र की संपत्ति है. राष्ट्र की संपत्ति है और उनके म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है. मैं खुद भी नहीं छू सकता उसे अब. तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई, राष्ट्रपति जी को भी सुन के शुरू में बड़ी हैरानी हुई कि मैं कैसी बात सोच रहा हूँ. लेकिन मैं बहुत गहराई से मानता हूँ कि मैं एक बहुत साधारण भारतीय हूँ, और वही मेरी ताकत है. साधारणता में भारतीयता की ताकत है, असाधारणता में भारतीयता की ताकत नहीं है. जब आप बहुत सरल होते हैं तो शायद आप ज़मीन के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, सच्चाई के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, परिवर्तन के ज़्यादा नज़दीक होते हैं. और जब आप अलग हो जाते हैं, उनसे कुछ बड़े बन जाते हैं, तो शायद फिर सब सिकट जाते हैं. आने वाले दिनों में आप भारत के युवाओं के प्रति एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ने जा रहे हैं. क्या है इसकी योजना? आपका क्या विचार है? उसका विजन क्या है? उसका इम्पैक्ट क्या चाहते हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि भारत में और सारी दुनिया में जो नौजवान हैं, हमारी राजनीति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो आर्थिक नियोजन के तरीके हैं, सामाजिक तरीके हैं और धार्मिक तंत्र भी, उनको वो मानवीय मूल्य और वो एक वैश्विक जो एक नागरिकता है कि हम दुनिया के बारे में सोचें, सबके बारे में कुछ अच्छा करने की लालसा रखें, वो नहीं दे पा रहा है वो मूल्य, ऐसा लग रहा है मुझे. और इसकी वजह से इस आपाधापी के अंदर हमारे नौजवान लगातार, और नवयुवतियाँ पूरी दुनिया में और देश में लगातार निराश हताश होते जा रहे हैं. कई बार वो बहुत असहिष्णु होते जा रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे हिंसक होते जा रहे हैं. तो लगातार ये बढ़ रहा है, और ये इतना नुकसानदायक हो जाएगा कि कभी शायद हम इसको ठीक न कर पाएँ. इसलिए आज मौका है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, और जहाँ पर हमारे नौजवान हैं, चाहे वो काम उद्योग धंधों में हों या प्रोफेशनल कामों में हों, पत्रकारिता में हों, उनको एक बेहतर विकल्प दिया जाए, क्योंकि उनके अंदर अनंत ऊर्जा है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक आदर्शवादिता है. लेकिन उस आदर्शवादिता और उनकी ऊर्जा का हम ठीक ठीक इस्तेमाल करें, ये एक चुनौती है. और दूसरी तरफ ऐसे करोड़ों करोड़ों बच्चे हैं जो गुलामी के शिकार हैं, जिनसे वेश्यावृत्ति कराई जा रही है, छोटी छोटी उम्र में शादियां हो रही हैं, 5 साल पूरे करने से पहले बच्चे मौत के मुंह में चले जा रहे हैं. करोड़ों करोड़ों बच्चे अभी मैल न्यूट्रिशन या जिसे हम कहते हैं कि कुपोषण के शिकार हैं, गुलामों की तरह खरीदे बेचे जा रहे हैं. तो ऐसे बच्चों के लिए हमें आवाज़ बननी है. तो मैं दुनिया के ज्ञात इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा एक आंदोलन शुरू करना जा रहा हूँ, और वो है, अंग्रेजी में उसे कहेंगे 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन, या यूँ कहिए 10 करोड़ के लिए 10 करोड़. 10 करोड़ नौजवान और बच्चे, 10 करोड़ जो सबसे ज़्यादा वंचित बच्चे हैं, उनकी आवाज़ बने, उनके लिए परिवर्तनकारी बने, उनके लिए चैंपियन बने, और पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल जाए. और ये पीढ़ी आखिरी पीढ़ी हो जो इन बुराइयों के साथ जिए,
आगे आने वाली सारी पीढ़ियां सिर्फ इतिहास की किताबें पढ़ें कि कभी वेश्यावृत्ति बच्चों की हुआ करती थी, कभी बच्चों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, कभी बच्चे अशिक्षित हुआ करते थे। ये बात आगे आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इतिहास में पढ़ें। मैं ऐसा इतिहास रचना चाहता हूँ। आप माध्यमों से, जैसे कि टीवी चैनल हो या कई ऐसे हो, इनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो समाज के प्रति अपना दायित्व कैसे पूरा करें? देखिए, टीवी चैनल आग की तरह फैलते हैं और आग में दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है। अगर गलत दिशा में ले जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन आप जैसे टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपेक्षा करूंगा कि रोशनी पैदा देश में हो, ज्ञान की रोशनी, सूचना की रोशनी के साथ साथ अच्छे सामाजिक मानवीय मूल्यों की रोशनी हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो, एक दूसरे की सहायता का भाव पैदा हो। ये चीज़ आपके माध्यम से हो और इस उद्देश्य में मैं चाहता हूँ कि आपकी पूरी भागीदारी हो, क्योंकि भारत में हम कम से कम 3 करोड़ बच्चों को इसमें जोड़ना चाहते हैं, बच्चों और युवाओं को, जो दूसरे 3 करोड़ बच्चों की आवाज़ बनेंगे। सारी दुनिया में 10 करोड़, लेकिन भारत में कम से कम 3 करोड़। भारत में ही हम 10 करोड़ बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। आप जैसे टीवी चैनल उसमें जब सहभागिता करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम ये 10 करोड़ का आंकड़ा भारत में ही पूरा कर सकेंगे। क्या आप भारत के भविष्य के प्रति एक अपेक्षा रखते हैं, एक आशावादी है? क्या लगता है आपको, आज देश का युवा इस देश की भाग्य रेखा को बदल सकता है? देखिए, इस देश की भाग्य रेखा जितनी भी बदली है अभी, या इस देश के बारे में, हमारे देश के बारे में जो सोच दुनिया का बदला है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो श्रेय देना चाहता हूँ वो हमारे नौजवानों को, हमारी नवयुवकों की पीढ़ी को है। ये धार्मिक जनों की वजह से, राजनेताओं की वजह से या किसी और की वजह से नहीं हुआ है। ये हमारे जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, जो बहुत मेहनती हैं, बहुत आदर्शवादी हैं, दुनिया में जहाँ भी गए हैं उन्होंने भारत की छवि को बदला है। चाहे वो डॉक्टर्स की तरह, इंजीनियर्स की तरह गए हों, चाहे वो उन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और जो सूचना की प्रौद्योगिकी है, इसमें जो काम किया, उसके वजह से भारत की छवि बदली है। लोगों में सम्मान बढ़ा है कि ये भारत सिर्फ गरीबों का, भिखमंगों का, सपेरों का देश नहीं है। ये भारत ऐसे प्रतिभावान युवक युवतियों का देश है। ऐसी छवि भारत के नौजवानों ने बनाई है और इसलिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, कि भारत 100 समस्याओं की धरती है, लेकिन भारत 1 अरब समाधानों की भी माता है। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी गलती है कि हम उन 1 अरब समाधानों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हर एक भारतीय के अंदर एक समाधान है। मैं बार बार कहता हूं कि संपन्न होना अच्छी बात है, आर्थिक तौर पर मजबूत होना अच्छी बात है, हम सबको इसमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो हमारी अपनी ताकत है, अंदरूनी ताकत है, जो हमारी धरती में, मिट्टी में, हवा में, हमारे डीएनए में बसी हुई ताकत है, वो है चरित्र की ताकत, वो है नैतिकता की ताकत। हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों को हम करेंगे तो शायद उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएंगे जितना हम हो सकते हैं। तो मैं पूरी संभावना देखता हूं कि भारत दुनिया में आर्थिक नेतृत्व के साथ साथ नैतिक नेतृत्व करेगा। हमारे यहाँ इतने महापुरुष हुए हैं, देखिए, महात्मा बुद्ध से लगा के महावीर स्वामी और गुरु नानक देव, और हमारे देश में इतने औलिया और संत हुए हैं। हमारे देश में संत तुकाराम से लगा कि संत कबीर हुए हैं। हमारे देश में शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह हुए हैं। इन सब की बातें हम करते हैं, लेकिन इनके जीवन के मूल्यों के प्रति जो हमारे अंदर भाव हैं, उसको हम अपने सामाजिक चरित्र में बदल नहीं पा रहे हैं। और मेरा जो अभियान है वो ये कोशिश करेगा कि उन सारे मूल्यों को हम बाकी बच्चों के हित में खर्च करें। आपके साथ इस नोबेल पीस प्राइज को मलाला को भी मिला था। क्या मलाला जी के साथ आपका उसके बाद संपर्क बना रहा है? हाँ, मैंने वहाँ भी कहा, तो वो मेरी बेटी है, वो भी मुझे अब्बू कह रही है और हम बातचीत करते रहते हैं आपस में। उसके परिवार के साथ भी और उसके साथ भी, मेरा परिवार भी बात करता है। नोबेल पीस प्राइज पाना अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी समाज सेवक के जीवन का, जिसको हम कोहिनूर कह सकते हैं या एवरेस्ट कह सकते हैं। तो ये पाने के बाद
आपकी क्या ख्वाहिश है अब? सब कुछ तो मिल गया। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उस एवरेस्ट पे कभी ना बैठाए जहाँ करोड़ों करोड़ों लोग नीचे रह जाएं और मैं वहाँ ऊपर रहूँ, वो मुझे छू भी ना सकें। इसलिए लोग भले ही मुझे वहाँ कहीं देखते हों, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा सपना देखता हूँ और सच भी करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आसमान के ऊपर अपने इबारत लिखूं। वाह। लेकिन आसमान पे इबारत लिखने के वक्त में दो चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि मेरे पैर जमीन पर रहें, मेरे देश की, मेरी भारत की धरती पर रहें, और इसलिए मैं हर हालत में यहाँ रहता हूँ। और दूसरी चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ कि जब मेरा एक हाथ इबारत लिख रहा हो तो दूसरा हाथ मेरे देशवासियों के साथ रहे, वो मुझे पकड़ के रखें और मैं उन्हें पकड़ के रखूं। ये दो बातों का ध्यान रखता हूं मैं। और इसीलिए मैं एक शेर हमेशा कहता हूं और सोचता हूं कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। वाह, मुझे यकीन है कि पानी पानी यहीं से निकलेगा, और इसी पानी के लिए आप अपनी जिंदगी समर्पित किए हो। इतने साल हुए, बहुत कुछ पीछे छूट गया। देखिए, मेरा भारत जिसकी बात हम करते हैं वो जगत गुरु भारत था, वो सोने की चिड़िया भारत था, और वही भारत हम दोबारा बनाना चाहते हैं। दुनिया हमसे प्रेरणा ले, दुनिया हमसे सीखे, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है। उस क्षमता का ठीक ठीक इस्तेमाल करें। एक स्वाभिमानी भारत बने, एक सशक्त भारत बने, एक पूर्णतः शिक्षित भारत बने, और इतना शिक्षित बने कि वो दोबारा से जगत गुरु भारत बने। और जैसा मैंने पहले कहा कि भारत दुनिया में नैतिक नेतृत्व करे, ये हम देखना चाहते हैं, और मुझे विश्वास है कि हम करेंगे ये। 1947 में हमको स्वराज्य मिला। क्या आपको लगता है आज हमारे पास, एक आम इंसान के पास पूर्ण स्वराज्य है? देखिए, मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और कई बार भौतिक तौर पर भी ये स्वराज्य नहीं मिला। अभी भी हमारे महान देश में लाखों बच्चे जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे बेचे जाते हैं। हमारे देश में हर घंटे में आज 7-8 बच्चे चुराए जाते हैं, जिनमें से आधे बच्चे कभी नहीं मिलते। लाखों बच्चे स्कूलों से वंचित हैं। देश के किसी हिस्से में आप चले जाइए, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, चुरा के बहला फुसला के उनको लाया गया है, उनकी माएँ वहाँ इंतज़ार कर रही हैं और किसी के घर में काम करते हैं वो लोग। मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं आज फिर ये कहना चाहता हूँ और सबसे अपील करना चाहता हूँ कि बाल मजदूरी गरीबी को बढ़ावा देती है, बाल मजदूरी अशिक्षा को बढ़ावा देती है, बीमारियों को बढ़ावा देती है और बहुत सारी बुराइयों को बढ़ावा देती है। ये एक सामाजिक अपराध है और नैतिक अपराध है अगर हम बाल मजदूरी कराते हैं या बाल मजदूरों की किसी सेवा का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में 17 करोड़ के लगभग बच्चे बाल मजदूरी करते हैं और 20 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार हैं, और ज़्यादातर बेरोजगार वयस्क इन्हीं बच्चों के माता पिता हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि अगर आप किसी चाय के ढाबे में, किसी के घर में किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखें तो वहां पानी का गिलास भी ना पिएं और हाथ जोड़ के कह दें कि इस बच्चे की बजाय आप बच्चे के माँ को, पिता को, बड़े भाई को, बड़े बहन को काम पे लगा दीजिए मेहरबानी करके। आपने इसे इसलिए काम पे लगा रहा है कि वो आपकी डांट भी खाता है, थप्पड़ भी खाती है लड़की, कई बार यौन शोषण भी हो जाता है और आवाज़ नहीं उठा पाती है और घंटों काम करती है वहाँ। तो ये एक तरीके से हमारे ऊपर कलंक है। तो हमको चाहिए कि हम हिम्मत करके मना करें, जहाँ भी बच्चे से काम लिया जा रहा है हम उनसे हाथ जोड़ लें कि भाई ये गलत हो रहा है। सड़कों पे भीख जो बच्चे मांगते हैं, कई लोग रहम करके उन्हें पैसा दे देते हैं, लेकिन इसके पीछे तो बहुत सारे आपराधिक माफिया गिरोह काम कर रहे हैं जो बच्चों को कहीं देश के किसी हिस्से से चुरा के लाते हैं और मुंबई में भीख मंगवाते हैं, दिल्ली में भीख मंगवाते हैं। माँ बाप उड़ीसा में इंतज़ार कर रहे हैं, बिहार में इंतज़ार कर रहे हैं। दशहरा, दिवाली, ईद नहीं मना रहे वो लोग क्योंकि वो सोच रहे हैं कि बच्चा कभी घर वापस आएगा। हर ईद के वक्त पे माँ बैठ जाती है बाहर कि शायद बच्चा आ जाए, तब ईद मनेगी, तब दिवाली मनेगी, और वो बच्चे मुंबई में कहीं भीख मांग रहे हैं। तो मेहरबानी करके भीख ना दें, बल्कि पुलिस को सूचना दें
या सरकार को सूचना दें, ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तर हे होते नोबेल पारितोषिक विजेते कैलास सत्यार्थी. या देशाबद्दलचं त्यांचं स्वप्न, लहान मुलांचं भविष्य कसं असावं, इतकंच काय तर नोबेलचं आपलं पारितोषिक देशाला समर्पित म्हणजेच राष्ट्रपतींच्याकडे देणारे त्याचा मोह सुद्धा क्षणभर न बाळगणारे आणि पुन्हा एकदा दुसऱ्या पूर्ण स्वराज्यासाठी लढाईला सज्ज झालेले असे आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा त्यांच्याबरोबर ज्या मुलीला पारितोषिक मिळालं तिचे अब्बूजान होणारे, एक प्रकारे धार्मिक आणि देशांमधल्या एकतेचं प्रतीक असणारे असे कैलास सत्यार्थी आपल्याबरोबर इतका वेळ होते. या त्यांच्या व्यस्त दिनक्रमातनं आज त्यांनी जी24 ताससाठी जो वेळ दिला त्याबद्दल त्यांना विशेष धन्यवाद. बहुत थँक्यू व्हेरी धन्यवाद. मच. थँक्यू. बहुत धन्यवाद. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.